बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे और हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट ज़रा इसका देखिएगा बेटे। हाउ डज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ O2+2 और O2-2 स्पीशीज़। अब स्टूडेंट्स, आपने स्ट्रक्चर्स को देखना है। आपको मैंने होमवर्क दिया था O2+2 और O2-2 के लिए। अगर आप लोगों से वो कंप्लीट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह आपने इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और हमने ये भी बताना है कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर। अब MOT डायग्राम हम बनाएंगे इनकी। क्वेश्चन नंबर 12 है और बी पार्ट हम कर रहे हैं जी इसका। उन्होंने कहा कि आपने प्रूव करना है O2 और O2 इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो प्रूव करना है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रूव करने के लिए हमें इनके स्केच जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम O2 का जो है वो स्केच ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन गैस की MOT जो डायग्राम है वो ड्रा करेंगे। इसमें बेटे सेंट्रल एटम हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। आप सफ़ीर बना के लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। 1s2, 2s2 और 2p4 हो गए, 5, 6, 7 और 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी ऑक्सीजन की। 2px लिख लें, 2py लिख लें और 2pz लिख लें। बेटे जब आप MOT डायग्राम बनाने जाएं तो जो सबशेल्स कंप्लीट हैं आप उन्हें डायग्राम में इंक्लूड नहीं करें। वो सबशेल्स जो इनकम्प्लीट हैं उन्हें आप डायग्राम में इंक्लूड करेंगे। अब सबशेल कौन है? S एक सबशेल है, ये भी एक सबशेल है और ये पूरा एक सबशेल है, यानी कि P पूरा एक सबशेल है। अब इसका मतलब कि P सबशेल अगर आप देखें तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब आप सिर्फ P को MOT डायग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। ये दोनों कंप्लीट है, इन्हें आप MOT डायग्राम में जो है वो इंक्लूड नहीं करें। तो आप क्या करेंगे जी? आप इसकी MOT डायग्राम बनाएंगे। MOT डायग्राम जब भी आप बनाएंगे आप एक एनर्जी ग्राफ बनाएंगे कि अपवर्ड एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 2 लाइनें लगाएं आप O2 की डायग्राम बना रहे हैं। एक एटम इस तरफ आ जाएगा ऑक्सीजन का और दूसरा एटम ऑक्सीजन का इस तरफ आ जाएगा। अनपेयर P है तो ये आपके पास PX, PY और PZ आ जाएगा। इसी तरह PX, PY और PZ आ जाएगा। PX में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, PY में 1, PZ में 1। इधर भी वैसे ही PX में 2 इलेक्ट्रॉन, PY में 1, PZ में 1। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे तो 6 ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनमें हाफ बॉन्डिंग होंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आप 6 नए ऑर्बिटल बना दें। सबसे पहले BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बना दिए। ये आ गया जी आपके पास 2p था तो ये आ जाएगा जी सिग्मा 2px। और इसी तरह आप नेक्स्ट हाफ बना दें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे आप बताएंगे कि पाई 2py है और ये पाई 2pz है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाफ आप बना दें एंटी बॉन्डिंग का। तो पहले आप पाई वाले बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी। अब जब एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो स्टार लिखेंगे, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और आखिर में आप पाई स्टार 2px ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी सिग्मा स्टार 2px। अब आपने करना क्या है? MOT डायग्राम आपने बना दी। आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 3, 4 और 4 इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप देखेंगे
तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जब आपने की तो बेटे अगर आप देखें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, ज़रा फोकस कीजिएगा कि इफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो फिर क्या होगा, देन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर कौन से होंगे, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो अगर आप देखें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो नेक्स्ट आपने बिल्कुल वैसे ही लिखते जाना है कि जनाब इसका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आपने बता देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक बिहेवियर बता देना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप O2-2 के लिए लिखना चाहेंगे तो अगर आप मैं यहाँ पे O2-1 कर दूंगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और फाइनल अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बताते जाएंगे। जो भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा आपने बता देना है। अगर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्केच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ π2px एंड π*2px। इसी तरह O2 और O2+2, O2-2 और हीलियम और नियॉन के लिए। अब बेटे यहाँ पे जो चलें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट से ही इसका स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 13 है। इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये कहा कि आपने MOT शेप ड्रॉ करनी है किसकी, π2px और π*2px की। अब पाई वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसका मतलब कि हम कुछ इस तरह शेप बनाएंगे कि ये आपके पास एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस है, ये π2px है, ठीक है, और लेट्स से इट इज सेकंड π2px। अब जब दो ऑर्बिटल्स इस फैशन में मिलेंगे, इस मेथड से मिलेंगे, तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। और पैरेलल ओवरलैपिंग जब भी होगी तो आपके पास पाई बॉन्ड ही बनेगा। चूँकि MOT के लिहाज से आप डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दो तरह के आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, लेट से ये न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन है, तो इसके अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो पाई बॉन्ड को न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन के अबव और बिलो हम डेंसिटी जो है वो शो कर देते हैं। तो ये पाई बॉन्ड का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने इस तरह का स्केच ड्रॉ करना है कि जैसे दोनों ऑर्बिटल मिले और मिलने के बाद ब्रेक हो रहे हैं। तो आप जब इसका स्केच ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का बेटे आप स्केच जो है वो ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, मतलब उनकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो रही, दीज ऑर्बिटल्स आर ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये आपके पास π2px और π*2px है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 का सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकी MOT डायग्राम्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका थर्ड पार्ट बेटे अगर आप देखेंगे तो हीलियम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप पेज 181 पे बना चुके हैं, और नियॉन का स्ट्रक्चर आपने बनाना है। अब नियॉन का आपको एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 है। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ नियॉन के लिए। बेटा नियॉन का ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ए का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। नियॉन है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहेंगे तो 1s2 2s2 2pxyz और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आप देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वैलेंस शेल था, अगर आप देखेंगे तो वैलेंस शेल कंप्लीट है। ये 2px है, ये 2py है
और ये 2pz है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जब आप इसकी MOT डायग्राम बनाने जाएंगे तो एनर्जी आप डायग्राम बनाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे एक तरफ, क्योंकि आप Ne2 को डिस्कस करने जा रहे हैं तो एक तरफ आप एक Ne के ऑर्बिटल्स बना देंगे और दूसरी तरफ दूसरे Ne के। अब बेटे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सब शेल कंप्लीट है, ये सब शेल भी कंप्लीट है, ये वैलेंस सब शेल है, तो आप इसको बना लें। अगर आप बनाना चाहें आप 2s भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप 2px भी बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ 2p जो है ना वो ऑर्बिटल ये बनाऊंगा, इसमें 2px आ जाएगा, 2py आ जाएगा, 2pz आ जाएगा, 2px 2py 2pz। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2px 2py 2pz, इधर भी 2px 2py और 2pz। ऐसा आपने खुद से बनाना है। जब आप इन्हें मिलाएंगे तो 2 तरह के सेट्स बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लें जी, ये एंटी बॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं अब हम, और सबसे ऊपर x आ जाएगा। लें जी, ये बेटे आपके पास सिग्मा 2px, ये पाई 2py पाई 2pz, ये पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz, ये सिग्मा स्टार 2px। इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दें। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। टोटल आपके पास 6 and 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबको आप डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं लिखूंगा जी इलेक्ट्रॉन इन BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 6 हैं, तो 6 - 6 बाई 2 इज 0। इसका मतलब Ne2 के दरमियान कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 0 बॉन्ड, मतलब Ne2 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिएगा जी, डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, एक्सप्लेन द वेरियस, सॉरी इससे पहले 13 का बी पार्ट देखिए। स्केच द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस स्पीशी PCl3 SiCl4 एंड NH4। आपने जस्ट इनके ऑर्बिटल्स बना के डायग्राम कंप्लीट कर देनी है। जैसे PCl3 है, एक शेप मैं बना देता हूँ, बाकी आपने खुद से करना है जी। 13 का बी पार्ट अब हम करेंगे। पहले उन्होंने कहा जी कि PCl3 फिर SiCl4, PCl3। अब इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। तो अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप एक लूप बना देंगे जी लोन पेयर की, और 3 लूप्स आप बना देंगे जी क्लोरीन की। और लें जी क्लोरीन्स एटम यहाँ पे शेयर हुए, आपने बता दिया कि ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। PCl3 के लिए आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। SiCl4 के लिए आपने इसे कंप्लीट करना है, और इसी तरह NH4 पॉजिटिव के लिए ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर्स विच डिटरमिन इट्स स्ट्रेंथ। हम थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं बॉन्ड एनर्जी क्या थी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, और किन किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। हाउ डू यू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब बेटे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो आप एक तरफ पोलर लिख लें, दूसरी तरफ नॉन पोलर लिखें, पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड करके। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं।
पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन स्ट्रोंगर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन वीक हैं एज़ कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे कि पोलर मॉलिक्यूल जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर। बाकी ये सारी आपने 2-3 इनमें डिफरेंसेस बता के लास्ट में आपने अपना रिजल्ट दे देना है कि हैंस फोर्सेस आर स्ट्रोंगर इन पोलर मॉलिक्यूल वेयर एज वीकर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपने बता देना बिल्कुल ऐसे ही कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में जो लाइन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर और नीचे लाई करते हैं। तीसरे नंबर पे आप बता दें कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है। इस तरह आपने इनके कंपैरिजन बता देने हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इज़ 436 किलोजोल पर मोल एंड BR इज़ 193 किलोजोल पर मोल। अब स्टूडेंट्स पेज 183 पे बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक को मैथमेटिकली सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो। आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने जब सॉल्व किया था तो HCl के लिए किया था, यहाँ पे उन्होंने HBr के लिए पूछा हुआ है। सेम बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने सेम वे फॉलो करना है और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट देखेंगे। डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स वेरियस यूनिट्स, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिबाई एंड मीटर कूलम, हाउ डज इट हेल्प टू फाइंड आउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स इसके डिबाई हैं और मीटर कूलम है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻³ मीटर कूलम। उसके बाद आपने बताना है कि किस तरह आप शेप्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो जो शेप है वो सिमेट्रिकल होगी, या टेट्राहेड्रल है, या ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, या लीनियर है। और अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो शेप्स भी सिमेट्रिकल नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटे आप बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट, इसका मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, जब आपने परसेंटेज आयनिक करैक्टर सॉल्व किया था। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। PF3 इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल विद डाइपोल मोमेंट 102 डिबाई एंड दस द PF बॉन्ड इज़ पोलर। उसने कहा जी PF3 पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब PF बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो PF3 पोलर मॉलिक्यूल है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। सिलिकॉन इज़ इन द अप्रोक्सीमिटी या प्रॉक्सिमिटी ऑफ P इन द पीरियोडिक टेबल। सिलिकॉन बी वो कहता है जी पीरियोडिक टेबल में तकरीबन उसी जो है वो स्पेस पे पोजीशन में है जहाँ पे फास्फोरस है। अब नेक्स्ट वजह ये कहते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट SiF बॉन्ड वुड आल्सो बी पोलर बट SiF4 हैज़ नो डाइपोल मोमेंट, एक्सप्लेन इट। वो कहते हैं जी कि SiF बॉन्ड भी पोलर होना चाहिए, लेकिन SiF जो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन SiF4 मॉलिक्यूल जो है वो उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। आपने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर है जी ये 16। स्टेटमेंट बहुत लंबी थी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत, इसका आंसर बड़ा प्रिसाइज आंसर है। उन्होंने कहा जी कि SiF बॉन्ड इज़ पोलर, कि ये बॉन्ड पोलर है, बट SiF4 मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर, लेकिन ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। आपने एक्चुअली इसका आंसर देना है। अब देखेंगे बेटे SiF4 आप मॉलिक्यूल बनाएंगे, Si एक बार मैंने F इस तरफ ड्रा कर दिया, F ड्रा कर दिया, F ड्रा कर दिया और F ड्रा कर दिया, सेम एटम है, तो टेट्राहेड्रल शेप में ये मॉलिक्यूल जाएगा। मैंने टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनाई क्योंकि मैंने डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करना है। आप इसी तरह बना सकते हैं। डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ले जी, ले जी, सेम बॉन्ड है, इधर भी सेम बॉन्ड है, सेम बॉन्ड है, सेम बॉन्ड है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे,
ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो ओवरऑल जब तमाम बॉन्ड मोमेंट्स का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जी, 0। तो यहाँ पे आप बता दें कि बॉन्ड मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स कैंसल, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा बेटे। डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये आपने एक्सप्लेनेटरी लाइंस में ये ज़रूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, तरफ क्वेश्चन नंबर 17 है। उन्होंने कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, स्केच द स्ट्रक्चर एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। मैं वैसे भी यहाँ पे बता देता हूँ, आप बुक पे लिख भी लें और साथ ही साथ मैं स्केच भी ड्रॉ कर दूँगा। CCl4 नॉन पोलर है। क्यों? आपने बिल्कुल यहाँ पे कार्बन बनाना है और चारों तरफ 4 Cl बना देने हैं, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सबके बॉन्ड मोमेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसलिए CCl4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। SO3 ये बेटे आपके पास नॉन पोलर है क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है तो बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका भी। तो ये नॉन पोलर है। SO3 अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये SO3 का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इनका डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल शेप है तो लिहाजा बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट है वो 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। NF3 पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। NF3 का नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो जब भी लोन पेयर मौजूद होगा तो नॉन पोलर जो है अब डाइपोल मोमेंट ज़रूर होगा और मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। SO2 ये भी बेटे पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि सल्फर पे एक लोन पेयर जो है वो मौजूद है। तो आप इसे इस तरह लिख लेंगे, लोन पेयर मौजूद है तो लिहाजा ये पोलर जो है वो होगा। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। बॉन्ड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। आपने बता देना है कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस डिस्टेंस पे डोमिनेट कर जाती हैं वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और उस डिस्टेंस को आप बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस भी कहते हैं और बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। ये एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड वैनिश आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन NH4H3O पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव और CH3 के यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन थी कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा नहीं है, ये डिस्टिंक्शन जो है ये वैनिश हो जाती है। किस तरह ज़रा इसे भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स NH4 की मैं सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, आपने देखना इसे। क्वेश्चन नंबर 18 बी पार्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका पार्ट 2 है। NH3 सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा। NH3 था जी, ये एक लोन पेयर मौजूद था, एक पार्शल या एक पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम आया। पॉजिटिव का मतलब कि इस हाइड्रोजन के पास अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं है। अब इसे शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने साथ शेयर करेगा और जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें तो पता है कि जी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जब हम इनको देखते हैं ये NH बॉन्ड बना, ये भी NH है, ये भी NH है, ये भी NH है, तो अब हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा वो हाइड्रोजन था जिसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसका मतलब वो जो डिस्टिंक्शन थी कि जनाब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, बाकी कोवलेंट बॉन्ड है, वो डिस्टिंक्शन वैनिश होगी, ख़त्म होगी। अब हमें शक है कि ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है।
तो फिर हम करते क्या हैं, हम बॉन्ड गिनते हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब कि 4 में 100 में को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 25% जो करैक्टर है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का होना चाहिए। तो हम कहते हैं जी कि इन चारों बॉन्ड्स में 25% करैक्टर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, 75% कोवलेंट बॉन्ड, 25% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 75% कोवलेंट, 25% कोऑर्डिनेट कोवलेंट, 75%, उसी तरह इसके लिए भी। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। वो कहते हैं जी बॉन्ड एंगल ऑफ H2O एंड NH3 आर नॉट 109.5 लाइक दैट ऑफ CH4 although O एंड N यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन NH3 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन H2O में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और CH4 में कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन तीनों में बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल सा बेटा इसका आंसर है, कार्बन के केस में CH4 में कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जिसे आप कहते हैं। NH3 में एक लोन पेयर आ जाता है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है 107.4 पे, और इसी तरह H2O में दो लोन पेयर आ गए, बॉन्ड एंगल 104 पे चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट है, ये बेटे आपने खुद से करना है। पाई बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड, बड़ा सिंपल इसका आंसर है, आपने खुद से इसका आंसर देखना है। पार्ट 5 देखेंगे, द abnormality ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन HI इज़ लेस प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ HCl। abnormality बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ओबियसली बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको एक लंबा चौक का पीस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए तोड़ें, आप इजीली तोड़ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर आपको छोटा सा चाक का पीस दे दिया जाए तोड़ें, तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो अब वो कहता है जी कि HCl और HI में इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। द abnormality ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन HI इज़ लेस प्रोमिनेंट, कि HI में जो abnormality आ रही है वो कम प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू HCl। abnormality क्या है? abnormality ये है कि मेरे कैलकुलेशन वैल्यूज़ में बॉन्ड लेंथ अगर लेट्स सपोज 10 यूनिट्स होनी चाहिए थी, तो जब मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है जी, 8 यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू में abnormality आ रही है, वो abnormality HCl में ज़्यादा है, HI में कम है। ऐसा क्यों है? तो बॉन्ड लेंथ अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि बॉन्ड लेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब क्या? देखें, HCl की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1, सॉरी हाइड्रोजन की, और क्लोरीन के लिए 3.2 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसी तरह H और I पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब बेटे होता कुछ इस तरह है कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में क्या है? कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उधर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कम इसकी आ रही है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से, मतलब अब नॉर्मेलिटी ज़्यादा इसमें है और इसमें अब नॉर्मेलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के मुकाबले जो हमारी वैल्यू थी उसमें कमी ज़्यादा इसमें आ रही है और इसमें जो है वो कमी थोड़ी सी कम है, यानी कि अब नॉर्मेलिटी इस केस में कम है। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 18 का 6 पार्ट देखेंगे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CS2 आर 0 बट दैट ऑफ SO2 इज़ 1.61 डिबाई। आपने इसका आंसर बताना है। बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और CS2 दोनों ही लीनियर मॉलिक्यूल हैं,
इनके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, जबकि SO2 के पास लोन पेयर मौजूद है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर हायर एज कम्पेयर्ड विद दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक कंपाउंड। उन्होंने कहा जी कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा है कोवलेंट के मुकाबले में। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज थी चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बेटे आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। मैंने कोशिश की कि जो बोर्ड पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था मैंने बोर्ड पे किया, जो मुझे वैसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं, यूनिक नोट्स साथ साथ ज़रूर देखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और MCQs मिलेंगे यूनिक नोट में से। और चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, अच्छा खासा वेट है इसका एग्ज़ाम में, इसे अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।